आज का हमारा वीडियो पॉक्सो एक्ट में बेल को लेकर है। अभी हाल ही में एक केस के अंदर धर्मेंद्र सिंह इलियास साहब वर्सेस द स्टेट में दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के लिए एक गाइडलाइंस का यूज करते हुए एक कंसेंसुअल टीनेज रिलेशनशिप में एक पर्सन को बेल दिया है। तो इसी को लेकर आज का हमारा वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पर्सन को बेल दिया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आमतौर पर पॉक्सो एक्ट में बेल जल्दी मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रेंट किया जाता है कि आप जो है कंडीशंस लगाई जाती है कि आपको हमेशा जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, सिटी से बाहर नहीं जाना है, या एविडेंस के साथ टैंपरिंग नहीं करनी है, या पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर आपको इंडिक्ट किया गया है, अक्यूज बनाया गया है, तो आप विटनेस के साथ जो है विटनेस पे दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं बेल देने से पहले। लेकिन पॉक्सो एक्ट में ये कंडीशंस जो है और ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूप से फॉलो की जाती हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आगे जो केस में बेल मिला है उसमें उसके क्या फैक्ट्स थे, क्योंकि जब तक हम लोग बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इसके कंडीशंस को समझ नहीं पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या थे जिसमें अभी हाई कोर्ट ने बेल दिया है। ये है द केस ऑफ कंसेंसुअल टीनेज रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है कि मेल और फीमेल एक लड़का लड़की होते हैं। तो मेल जो होता है वो 18 ईयर्स का होता है, और फीमेल जो होती है वो 17 ईयर्स की होती हैं। दोनों लोग जो है घर से भाग के चले जाते हैं कहीं पर अननोन प्लेस पे, और वहाँ पे जाके ये लोग जैसे ही लड़की का 18 ईयर्स होता है ये आपस में शादी कर लेते हैं अम्बाला में। अम्बाला एक सिटी है हरियाणा में, जहाँ पे जाके इनका शादी हो जाता है, जहाँ पे ये लोग रजिस्टर करवा लेते हैं अपनी मैरिज। और उसके बाद क्या होता है कि इनको जो है एक बेबी भी हो जाता है, और जो लड़की की मदर होती हैं वो एक जो है एफआईआर फाइल कराती हैं, कंप्लेन करती हैं कि हमारी बेटी को किडनैप करके या जो है सोलिसिट करके ये लड़का ले गया है, और वो लड़का पहले से एडल्ट रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अराउंड 20 ईयर्स की लड़की हो जाती है और 21 ईयर्स का लड़का होने वाला होता है, तो यहाँ पे उनको पकड़ लिया जाता है और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्पेशली मेल को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि एक तो वो एडल्ट था, और एडल्ट पर्सन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे भले ही कंसेंट हो लड़की का। तो यहाँ पे जो मेल है उसको किडनैपिंग के चार्ज में और पॉक्सो के एक्ट में जो है बुक किया गया था, और उसी को लेकर ये सारा मामला था। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान में देने वाली और है कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट में ये पढ़ा है कि लड़की की एज जो है 18 ईयर्स होनी चाहिए और लड़के की 21 ईयर्स होनी चाहिए शादी के लिए। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को जज साहब ने इग्नोर कर दिया कि लड़के का एज यहाँ पे सिर्फ 1 साल ही बड़ा था। तो लड़की जब 18 की हुई तो लड़की की एज तो वैलिड हो गई, लेकिन लड़के की एज जो है वो 2 साल कम थी 21 से। तो इसके बिहाफ पर भी जो है कुछ चैलेंजेस होने चाहिए थे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ बेल की कंडीशंस को लेके पढ़ रहे हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वैलिड मैरिज की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही फैक्ट था कि जो है दोनों टीनेज रिलेशनशिप में थे, मतलब टीनेज में थे और रिलेशनशिप में थे, और कंसेंसुअल मतलब दोनों का कंसेंट था, फ्री कंसेंट था, कोई भी जो है दबाव में नहीं चीज़ें हुई हैं ये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लड़की थी वो पूरे केस में लड़के के लिए जो है श्योरिटी बनी रही। श्योरिटी एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, गारंटर को कहते हैं। जैसे जब भी कोर्ट आपको बेल देता है या किसी अक्यूज पर्सन को बेल देता है तो वो श्योरिटी पर देता है। श्योरिटी मतलब कोई पर्सन उसकी जिम्मेदारी लेगा, उसका गारंटी लेगा कि वो पर्सन जो है फिर से कोर्ट में आके कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं
उसमें जो है अपना एक्टिव रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है कंडीशंस को तोड़ के वो भाग जाएगा। तो इसीलिए जो है श्योरिटी दिया जाता है, श्योरिटी बनाया जाता है बेल देने से पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लड़की थी, जो शादी की थी, उसका जो है वो हमेशा लड़के की श्योरिटी बनी रही। तो एक एडल्ट पर्सन जो है वो श्योरिटी ले सकता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि उस लड़की ने उस लड़के की श्योरिटी ले ली। अब एक तो ये दोनों आपस में मैरिड भी हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वाइफ ने हस्बैंड की श्योरिटी ले ली, और इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बेल दे दिया लड़के को। लेकिन बेल देने से पहले एक जो है 2020 ईयर के जजमेंट का एक यहाँ पे जो है कंसीडर किया गया, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का ही था, जो कि जज भंबानी जी ने जो है दिया था। तो इसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि ये केस था धर्मेंद्र सिंह साहब वर्सेस द स्टेट, जैसे कि मैंने हेडिंग में भी बताया है। तो इसमें जज साहब ने ये कहा कि कोर्ट को रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें चलती हैं लाइफ में, उनको भी आपस में कुछ चीज़ों को कंसीडर किया जाना चाहिए अक्यूज़ को बेल देने से पहले। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, मतलब किन किन चीज़ों को जो है जज को कंसीडर करना चाहिए बेल देने से पहले किसी पर्सन को पॉक्सो एक्ट में, तो उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया गया है। तो उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ उन एडवोकेट्स के लिए भी फ़ायदा है जो पॉक्सो के केस में बेल का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके बेल के चांसेस को कंसीडर किया जाना चाहिए कि हम कितना जो है इसमें पॉजिटिव रह सकते हैं बेल को लेके। तो हम देखते हैं इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर किया जाता है पॉक्सो एक्ट में बेल देने के लिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि विक्टिम का जो एज है, माइनर विक्टिम है, जैसे पॉक्सो एक्ट है तो ये चिल्ड्रन के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए जो है ये एक्ट यूज किया जाता है। तो हम उसमें देखेंगे कि विक्टिम, जो माइनर विक्टिम है, उसका एज कितना है। जैसे अगर कोई यंगर एज की विक्टिम है, 5 साल की, 4 साल की, अगर ऐसी बहुत यंग ही विक्टिम है तो उसके खिलाफ जो है क्राइम बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा, बहुत ज़्यादा हीनियस होगा। तो विक्टिम का एज जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा जो है अक्यूज का एज, अगर एज अभी यंग एज का है, मान लीजिए 18 ईयर्स का है, 19 का है, तो उसको थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन अगर अक्यूज मान लीजिए 40 साल का है, 50 साल का है, बहुत ही मेच्योर काइंड का पर्सन है, तो उसमें भी जो है इसको बेल मिलने के चांस कम हो जाते हैं। तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि विक्टिम की एज में और अक्यूज की एज में कितना डिफरेंस है। अगर कोई अक्यूज है वो 18 साल का है और विक्टिम जो है वो 17.5 साल की है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो ग्रीवियसनेस है, ग्रेविटी है, वो कम मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अक्यूज 50 साल का है, 40 साल का है, और विक्टिम जो है वो 2 साल 3 साल की है, तो यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस ऐसे केसेस में बेल मिलने के चांस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फैमिलियल रिलेशनशिप। मान लीजिए विक्टिम और अक्यूज के बीच में कोई रिलेशनशिप है। जैसे हम लोग जानते हैं कि परिवार वालों के बीच में ही ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक फैमिली का सीनियर मेंबर ही ये होता है जो ऐसे केसेस में मतलब ज़्यादातर अक्यूज होता है। मतलब उसको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो विक्टिम के साथ छेड़खानी कर सके, उसको ऑफेंस अपना उसको अपना शिकार एक तरीके से बना सके। तो फैमिलियल रिलेशनशिप भी देखा जाना चाहिए कि किस हद तक विक्टिम और अक्यूज के बीच में कितना रिलेशनशिप है, या आपस में एक दूसरे को कितना वो जानते हैं। क्या यहाँ पर विक्टिम है, क्या अक्यूज के ऊपर ट्रस्ट करती है, ये सब चीज़ें भी हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा वेदर द थ्रेट इन्वॉल्व इंटिमिडेशन, ब्रूटैलिटी और वायलेंस और नॉट। तो ये भी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अक्यूज पर्सन है विक्टिम को
कितना थ्रेट देता है और क्या वो जो है उसकी जो थ्रेट देने की जो ग्रेविटी है, मतलब एक तरीके से वेटेज कहेंगे, वो कितनी हद तक उस चीज़ को पॉसिबल कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड या बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला या पावरफुल पर्सन है, या पावरफुल पोस्ट पे एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे कोई पर्सन है, और वो किसी गरीब झुग्गी में रहने वाली लड़की के को जो है थ्रेट देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारे साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इंटिमिडेट करता है, जो धमकी देते हैं। तो ये भी यहाँ पे देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से अक्यूज का सोसाइटी में पोजीशन है और किस तरीके से विक्टिम का जो है सोसाइटी में पोजीशन है। ये भी हमें जो है ध्यान में रखना है बेल के लिए। अगला हमारा पॉइंट जो होता है, द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज आफ्टर द ऑफेंस अलेज। तो जो ऑफेंस हुआ उसके बाद जो है अक्यूज का क्या कंडक्ट रहता है। हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 8 जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो ये कहता है कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। तो कंडक्ट सब्सिक्वेंटली और ऑफेंस के होने के पहले का कंडक्ट और बाद का भी कंडक्ट, दोनों को जो है यहाँ पे एविडेंस के तौर पे देखा जाता है। तो हमें ये भी देखना है कि उस समय जब अक्यूज ने ऑफेंस किया पॉक्सो एक्ट के अंदर, जो सेक्सुअल ऑफेंस किया, तो अक्यूज का यहाँ पे कंडक्ट क्या था। क्या उसने जो है विक्टिम को एग्रेसिवली उसके साथ वायलेंस किया, उसके ऊपर ब्रूटैलिटी की, उसको डराया। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा जो पॉइंट है, ये भी देखना चाहिए कि क्या अक्यूज़ जो है दूसरी बार या तीसरी बार उसी ऑफेंस को कर रहा है, या कितनी बार वो जो है पॉक्सो एक्ट के अंदर अक्यूज हो चुका है, या उसको पहले से ही जो है कन्विक्शन हो चुकी है। तो ये भी यहाँ पे देखा जाना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा अक्यूज है जो बार बार बच्चों के साथ जो है इस तरीके के ऑफेंसेस करता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो उसको जो है बेल मिलने का जो है बहुत कम चांस होता है। और विक्टिम के लिए भी हमें ये देखना चाहिए कि क्या विक्टिम जो है पॉक्सो के अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ पहले भी जो है उस पेन को बियर कर चुकी है कि नहीं। तो इसको भी जो है ध्यान में रखना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा ये है कि अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो अगर किसी को मौका मिलता है तभी वो जो है ऑफेंस करता है। तो अपॉर्चुनिटी किस हद तक अक्यूज पर्सन को मिली कि उसने जो है विक्टिम के साथ ऐसा ऑफेंस किया, ये भी जो है ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो अगर मान लीजिए किसी के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब मान लीजिए 5% या 10% ही चांस है कि वो किसी के साथ जो है ऑफेंस कर सकता है, किसी मतलब पॉक्सो में किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको बेल मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास 90% चांस है, 95% चांस है, तो वो जो है यहाँ पे उसको बेल मिलने के चांस बहुत कम है। अगला हमारा जो पॉइंट होता है वो ये है कि कंपैरेटिव सोशल स्टैंडिंग ऑफ द विक्टिम एंड द अक्यूज। अब हमें ये देखना है कि सोसाइटी में जो है अक्यूज और विक्टिम की कितना जो है पहुंच है या कितनी बड़ी रेपुटेशन है। अगर अक्यूज और विक्टिम दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली के हैं, या मान लीजिए दोनों ही गरीब फैमिली के हैं, तो उनका जो सोशल स्टेटस होगा उसको भी जो है ध्यान में रखना चाहिए। और अगर यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रिच है, अक्यूज मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिच है और विक्टिम बहुत ज़्यादा पुअर है, तो उसको भी कंडीशन को हमें ध्यान में रखना चाहिए बेल देने से पहले। अगला हमारा पॉइंट है कि क्या जो कंसेंट लिया गया, मान लीजिए पॉक्सो एक्ट में बच्चों की कंसेंट मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर मान लीजिए 16-17 साल की लड़की है, या 18 ईयर से कुछ ही मंथ की जो है अभी शॉर्ट है उसको एडल्ट होने में, तो अगर ऐसे लोगों का कंसेंट ले लिया जाता है तो उसको भी जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्योंकि 18 ईयर्स में
जो है एक तरीके का बहुत ही डिम लाइन होता है, जिसको जो है क्रॉस करते हुए कंसेंट और नॉट कंसेंट के बीच की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 17 ईयर्स 11 मंथ की कोई लड़की है और एक ही मंथ में उसके पास इतना कुछ चेंजेस नहीं आ जाएगा कि वो जो है अपने सारे कंसेंट को, मतलब सारे चीज़ों के बीच में जो है वो मेच्योर और इमेच्योर एक महीने के अंदर ही वो डिसाइड नहीं कर सकता है। मतलब ये है, तो यहाँ पे ये देखना है कि एक महीने के अंदर वो इतनी मेच्योर क्या हो जाएगी कि उसकी कंसेंट की वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमें जो है ध्यान में रखना है। और ये चीज़ देखना है कि क्या अक्यूज़ ने किसी तरीके का टैक्टिक लगाया है कंसेंट को लेने के लिए, फीमेल की कंसेंट को लेने के लिए या विक्टिम की कंसेंट को लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है विक्टिम कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि क्या किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू या किसी टैक्टिक्स के थ्रू ये चीज़ जो है कंसेंट ली गई है या नहीं ली गई, इसको भी जो है कंसीडर किया जाना है चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, वेदर द ऑफेंस कमिटेड वाज अलोन और अलोंग विद अदर पर्सन। यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ऑफेंस को 2 या 3 4 5 पर्सन्स करते हैं तो उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन अगर किसी ऑफेंस को अकेले किसी पर्सन ने किया है तो उसको जो है थोड़ा सा कम ग्रेविटी का मान सकते हैं। तो इसको भी जो है कंसीडर किया जाना चाहिए। ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये इनको जो है ध्यान में रखते हुए पॉक्सो केस में जो है बेल को जो है दिया जाना चाहिए। तो यही जो कुछ पॉइंट्स थे जिनको ध्यान में रखते हुए अक्यूज़ को यहाँ पे बेल दिया गया है पॉक्सो एक्ट में। और ये एक तरीके का लैंडमार्क जजमेंट है जिसको कंसीडर करते हुए आगे के केसेस में, पॉक्सो के केसेस में बेल जो किसी को दिलवा सकता है, मतलब जिसको हम एक तरीके से अपने पिटीशन में, बेल एप्लीकेशन में इस जजमेंट को कंसीडर करके कोर्ट्स के सामने हम रख सकते हैं बेल दिलवाने के लिए। और इसके साथ साथ अदर सिमिलर रियल लाइफ कंसीडरेशन भी हो सकती हैं, या जो चीज़ें इनमें से नहीं कंसीडर की गई जो बची हुई हैं उनको भी जो है यहाँ पे ध्यान में ले रख के डिसीजन दिया जाना चाहिए। मतलब ये जो चीज़ें इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इसमें और भी पॉइंट्स जो है ऐड किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आगे जज साहब के सामने जो है कौन से सिचुएशंस उनके सामने जो है आते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं या और भी चाहते हैं कि और भी हम इसमें जो है वीडियोस बनाएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कोई आप लोग राय देना चाहते हैं या इसमें कुछ चाहते हैं कि हम इसमें सुधार करें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।